हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है कि हम पीजीटी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं वो अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड है। यहाँ पर हम केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 तक कर लिया है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में भी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, बस थोड़ा सा ही बाकी है, मतलब 130 तक तो हमने कर ही लिया है। आगे 133 से देखते हैं, ये जो न्यू पेज है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। हाउ डज एन अनयूजुअली वार्म विंटर अफेक्टेड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्लव्स। यानी कि जो यूजुअली ऐसा गर्मी नहीं पड़ता है, ठीक है, अनयूजुअल वार्म है, वार्म विंटर है। अच्छा, विंटर है जो कि वार्म है, ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्लव्स। तो जाहिर सी बात है कि जब गर्मी है, विंटर में अब गर्मी चल रहा है, मतलब गर्मी है अनयूजुअली, तो फिर क्या किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ग्लव्स का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। जैसे ही डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इट लोअर्स बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी, बिल्कुल यही होगा, है ना, क्योंकि गर्मी है ना, विंटर तो है, लेकिन विंटर में जब हम लोग ग्लव्स यूज़ करते हैं उस वक्त में क्या चल रहा है, फिलहाल तो गर्मी चल रही है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि ग्लव्स की क्वांटिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है, क्योंकि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं और उसके कारण से प्राइस भी घट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 134 को। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है। यू नोटिस दैट द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ ए व्हीट बोथ डिक्रीज। ठीक है, प्राइस घट गया है, बोथ प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द व्हीट बोथ डिक्रीज, ठीक है। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ द, ठीक है, और ये जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा ना 133 क्वेश्चन नंबर में कि दोनों ही घट गए हैं, जो प्राइस और क्वांटिटी है दोनों ही घट गई है, तो उसका पीछे का एक रीज़न होगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बोला है कि आपको प्राइस और वीट जो क्वांटिटी है दोनों तो घट तो गई है, लेकिन क्यों घट गई है देखते हैं। डिमांड कर्व फॉर वीट शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। यहाँ पर बोला गया है कि प्राइस और क्वांटिटी बोथ डिक्रीज, यानी कि प्राइस भी घट गया है, मीन्स प्राइस जो पी था वो हमारा मान लेते हैं P0 हो गया है, और क्वांटिटी जो कि Q था वो Q1 हो गया है। मीन्स कुछ इस पॉइंट पर बना है, इस पॉइंट पर बना है, मीन्स हमारा जो डिमांड है वो क्या है, वो भी घटा है, और जो सप्लाई है हमारी वो भी क्या हुई है, सप्लाई तो सेम दिख रही है। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट में ऑप्शन है हमारा डिमांड कर्व फॉर द वेट शिफ्टिंग लेफ्टवर्ड, हाँ ये तो दिख रहा है। अच्छा, सप्लाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया है क्या, बोला गया है सप्लाई ऑफ द वेट शिफ्टिंग राइटवर्ड, नहीं राइटवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करने से तो फिर बढ़ जाएगा ना। डिमांड कर्व फॉर द वेट शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर राइटवर्ड नहीं शिफ्ट कर रहा है, डिमांड कर तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही जाएगा। डिमांड कर क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, जिसके कारण से प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही क्या हो जा रही है, घट जा रही है, ठीक है। अगर सप्लाई हम लोग यहाँ पर वीट की बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर हम लोग को दोनों को कम रखना है, इसी वजह से ओनली ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉफ़ी, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुआ है जिसके कारण से जो प्रोडक्शन हो रहा है कॉफ़ी का वो क्या हो गया है, कम हो गया है। एट द सेम टाइम द कंज्यूमर प्रेफरेंस द कॉफ़ी इंक्रीज द प्राइस इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉफ़ी विल, मीन्स टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो गया है कि कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लगता है वो कम हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम में कॉफ़ी का प्राइस भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो क्या कंडीशन हो सकता है, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कॉफ़ी विल, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या सेट होगा अब, राइज फॉल स्टे एट द सेम प्राइस डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई, बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ पर ये नहीं बताया गया है ना कि कितना शिफ्ट करेगा, मतलब डिमांड ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है या फिर सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, डिमांड कम इंक्रीज कर रहा है या फिर सप्लाई उससे भी कम इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये प्रॉपर कंडीशनिंग दिया ही नहीं गया है कि कितने मतलब किस प्रोपोर्शन में हो रहा है, कितना डिमांड बढ़ रहा है, कितनी सप्लाई बढ़ रही है, ये क्वांटिटी नहीं दिया है। इसके कारण से हम ये भी बोल सकते हैं कि राइज भी कर सकता है, फॉल भी कर सकता है। हो सकता है कि डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि डिमांड बढ़ रहा है, इसके कारण से हो सकता है कि राइज कर जाए,
फॉल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है ना कितना इंक्रीज़ करेगा। फॉल भी हो सकता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड थोड़ा सा ही बढ़ा है तो फॉल भी कर सकता है, और स्टे एट द सेम प्राइस, ठीक है। अगर इक्वल बढ़ा है तो फिर तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल सही जा रहा है। देखते हैं 136 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली काउजेज अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसके कारण से इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखते हैं, अ डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट है ये, अगर हम लोग डायग्राम, क्या हो गया, अगर हम लोग डायग्राम में देखते हैं, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, डिमांड, और ये हमारी हो गई सप्लाई। यहाँ पर बोला विच ऑफ द डेफिनेटली कॉज द फॉल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारा प्राइस है, ये हमारा प्राइस को क्या करना है, कम करना है। तो डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, कुछ ऐसा। तो ये तो यहाँ हो जा रहा है इक्वल, मतलब कितना वो तो नहीं है ना। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एन इंक्रीज इन द डिमांड कंबाइंड विद द डिक्रीज इन सप्लाई, अ डिक्रीज इन डिमांड कंबाइंड विद द इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, एन इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज कर रहे हैं डिमांड को, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये इंक्रीज होके हो गया है हमारा इस साइड में, ठीक है। कंबाइंड विद द डिक्रीज इन सप्लाई, ये सप्लाई है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पर डिक्रीज हो गया, मीन्स यहाँ आ गया, तो प्राइस तो बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जब सप्लाई डिक्रीज करेगा तो बढ़ेगा ही ना। इंक्रीज, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। जब हमारा डिमांड कम होगा और सप्लाई ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्राइस क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 137, क्वेश्चन नंबर 137 क्या कहता है, प्रोड्यूसर ऑफ वॉकमैन्स आर एबल टू लोअर द वेज रेट दैट दे पे टू देयर वर्कर, Walkman watch asked to predict the effect of the Walkman. You predict that the quantity supply will decrease, price will rise, supply curve will shift rightward and supply curve shift leftward और supply curve shift rightward. Option number 4. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138, ये तो मैच द फॉलोइंग दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। यहाँ पे सबसे पहले ओलिगोपोली का डिमांड कर्व कैसा बनेगा, तो ये बनेगा किंग डिमांड कर्व। मोनोपोलिस्टिक का कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोप, और परफेक्ट कंपटीशन का हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ये हो गया हमारा 3, देन 2 का हो गया 1, सी का हो गया 2, 3 1 2 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139, चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन, और क्या, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं 140, क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, अल्थॉट अ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज एनी प्राइस ही लाइक, ठीक है, बट डज नॉट चार्ज अ हायर प्राइस देन हिज इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज, मतलब कि मोनोपोलिस्ट जितना चाहे वो उतना प्राइस तो रख सकता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम प्राइस है मार्केट का उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे हायर प्राइस मीन्स फॉल इन द, हायर प्राइस मीन्स फॉल इन टोटल रेवेन्यू, नहीं, प्राइस ज़्यादा होगा तो टोटल रेवेन्यू फॉल कैसे करेगा, तब तो इंक्रीज ही करेगा ना। हायर प्राइस कैन चार्ज ओनली ऑन द सेगमेंट ऑफ द फर्म डिमांड कर्व विच द प्राइस इन इलास्टिक इम्प्लाई दैट द मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, किंग डिमांड कर्व ये दिया था स्विगी ने, उसके बाद है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कार्नोट, परफेक्ट कंपटीशन मार्शल, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रॉबिन, ठीक है। एक का हो गया 4, 2 का हो गया रॉबिन्स का हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन 2, स्विगी का हो गया किंग डिमांड कर्व 1 और कार्नोट का हो गया 3, यानी कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 है 4 2 1 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, ये भी मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहले फूड ग्रेन किसका एग्जाम्पल है, ये फिर मैं लिस्ट से शुरू करूँ तो ओलिगोपोली का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा टेलीविज़न। परफेक्ट कंपटीशन के लिए फूड ग्रेन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए टायर और मोनोपोली के लिए इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया टेलीविज़न का ओलिगोपोली 1, टायर का हो गया 3, मीन्स 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4
नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? फूड ग्रेन का परफेक्ट कंपटीशन है 2, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी है मोनोपोली 4, 2 4, ठीक है 2 4 तो दिख गया। उसके बाद है टेलीविज़न, टेलीविज़न का हो जाएगा 1 और टायर का हो जाएगा 3। ये यहाँ पर ऑप्शन में प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड ग्रेन का एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल फूड ग्रेन नहीं होता है। अगर मोनोपोली की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली में के ही अंदर आती है, क्योंकि सबके पास रूल नहीं होता है, गवर्नमेंट केवल उसको रूल करती है, ठीक है। देन टेलीविजन की अगर हम लोग बात करें तो टेलीविजन ओलिगोपोली मार्केट में ही आएगा। और टायर की बात करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। एक्चुअली में टेलीविज़न को भले ही आप मोनोपोलिस्टिक में डाल दे, लेकिन आप टायर का तो मोनोपोली में सॉरी ओलिगोपोली में नहीं डाल सकते ना, इसलिए हमको मजबूरन में टेलीविज़न को लेके जाना पड़ेगा ओलिगोपोली के पास और टायर को लेके जाना पड़ेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। इन परफेक्ट कंपटीशन एज द फर्म इज अ प्राइस टेकर द कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या बोला गया है? परफेक्ट कंपटीशन में एज द फर्म इज अ प्राइस टेकर द कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल, द डैश कर्व इज अ, कौन सा कर्व होता है? MR होता है, AR होता है, ठीक है, MC, TC, T, मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 144 है। मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन, मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन करते हैं? प्राइस और आउटपुट दोनों ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? प्राइस विच हैज़ अ फ्यू लार्ज फॉर्म इज मार्केट। अच्छा, मार्केट विच हैज अ फ्यू लार्ज फॉर्म, मतलब कुछ ही लार्ज फॉर्म होते हैं, ये तो ओलिगोपोली है। नेक्स्ट है 146। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन का एसेंशियल कंडीशन नहीं, क्या नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये तो होते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 क्या कहता है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली या फिर बोथ एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों में ही फ्री एंट्री एंड एग्जिट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148। द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व, द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इन द मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली की बात की गई है। अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये कुछ ऐसा बन जाता है, मैं बताऊँ तो ये हमारा TVC है और ये हमारा TC है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये तो परफेक्ट कंपटीशन को हो गया ना, यहाँ पर मोनोपोली की बात की गई है। टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा हो जाएगा मोनोपोली में? तो ये होता है हमारा कुछ अब, अच्छा क्या क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एस शेप नहीं, एस शेप तो नहीं होता है, इन्वर्टेड, बिल्कुल इन्वर्टेड U शेप है ना, कुछ ये वाला डायग्राम आपको याद हो रहा होगा, कुछ ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का है TR, ठीक है। जहाँ पे ये जहाँ पर TR जहाँ पे मैक्सिमम होता है वहाँ पर MR क्या होता है? 0 होता है, इस तरीके से, ठीक है। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।